देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन किस तरह से उत्पन्न होते हैं कैथोड किरणों के थ्रू, प्रोटॉन एनोड किरणें उत्पन्न कैसे होती हैं, तो उससे प्रोटॉन बने थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन को एक्चुअल हम बोलते क्या है। प्रोटॉन एक तो धनावेशित कण है, तुम सब जानते हो। दूसरा, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, इसलिए हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहते हैं। देखिए प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन कहते हैं क्योंकि इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है और इसे 1H1 यानी कि परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 है, तो हाइड्रोजन H11 से भी प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसका एक संकेत था P। ठीक है, इसके गुण क्या हैं, तो जो हमने कैथोड किरणें पढ़ी थी, एनोड किरणें पढ़ी थी, वही इसके गुण थे। फिर भी समझ लो, प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो होती है 1 × 10⁻13 सेंटीमीटर, बहुत कम है। दूसरा गुण, इसका जो द्रव्यमान होता है वो हमने पढ़ा है 1.673 10⁻27 किलोग्राम। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तुमने देखा हो ध्यान से तो, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। और हमने एक पढ़ा था कि प्रोटॉन ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाता है, यानी कि प्रोटॉन जो भी होंगे वो धनात्मक प्रकृति के होते हैं, तो वो ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं यदि इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो तीसरा हो गया कि प्रोटॉन ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं। और चौथा हो जाएगा कि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिसका आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यही इलेक्ट्रॉन का भी होता है आवेश, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में यही अंतर है, वो ऋणावेश होता है और ये धनावेश होता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, ओटी वगैरह आती है इस पर, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। फिर आते हैं अपन न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई थी। तो देखो, न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या किया, बेरिलियम परमाणु लिया जिसका परमाणु भार होता है 9 और परमाणु क्रमांक होता है 4। इस पर अल्फा कणों की बौछार कराई, और अल्फा कण होते हैं हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। जब इन अल्फा कणों की हीलियम परमाणु पर बौछार कराई, बहुत सारे अल्फा कण बेरिलियम परमाणु पर भेजे गए, तो एक नए कण की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है न्यूट्रॉन, और ये उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और क्या बना था, कार्बन 6 12, देखो 4 और 2 6 और 9 4 13, लेकिन कार्बन क्या बना 12, और एक जो बचा वो आया न्यूट्रॉन। ये उदासीन कण है, ये उदासीन कण है, इसी को उन्होंने क्या दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। तो बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कैसे की, बेरिलियम परमाणु पर बहुत सारे अल्फा कण भेजे, यानी हीलियम परमाणु भेजा बेरिलियम पर। तो जब बहुत सारे हीलियम परमाणु की बौछार कराई तो एक नया कण उत्पन्न हुआ जिसका क्रमांक 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश क्या होता, उदासीन होता है, और उसका भार कितना 1 निकला, जिसको उन्होंने कहा न्यूट्रॉन। अब आते हैं न्यूट्रॉन के गुण। तो गुण भी न्यूट्रॉन के लगभग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जैसे ही हैं। इसकी त्रिज्या वही होती है 1 × 10⁻13 सेंटीमीटर। दूसरा, ये उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और तीसरा न्यूट्रॉन का हो गया कि इसको विद्युत क्षेत्र में लगाएं तो ये किसी भी प्लेट की ओर नहीं मुड़ता, क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, न वो धन प्लेट की ओर मुड़ता है न वो ऋण प्लेट की ओर मुड़ता है। हाँ, इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और ये नाभिकीय संलयन और विखंडन अभिक्रियाओं में काम आता है। तुमने देखी होंगी 10th में या 9th में पढ़ा होगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, उनमें ये काम आता है। बस इस पर ओटी आती हैं और कोई क्वेश्चन इस पर नहीं आता। अब आते हैं अपन मॉडल्स पे। एक थॉमसन का मॉडल था और एक रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, थॉमसन का मॉडल जे थॉमसन ने ही दिया था, नाम ही है जे थॉमसन ने। ये मॉडल क्या होता है, देखो मैं आपको डायग्राम से इसको समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि परमाणु एक गोलाकार पिंड होता है, ये कोई परमाणु है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह गुथे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज। ये गोलाकार पिंड है।
ये गोलाकार पिंड है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से गुथे होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा जैसे कि तरबूज में बीज, इसीलिए इस मॉडल का नाम पड़ गया तरबूज मॉडल। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने कहा कि ये जो गोलाकार पिंड होता है ये उदासीन होता है, मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये बात तो इनकी सही थी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, पर इनके बहुत सारे दोस्त थे तो ये मॉडल भी फेल हो गया था, आगे जाके इसको हटा दिया गया। तो जो चीज़ फेल होती है उसको अपन ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, बस उन्होंने दिया था इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि ये थॉमसन का मॉडल क्या था। देखो पढ़ते हैं। परमाणु एक दृढ़ माने ठोस गोलाकार पिंड होता है, बिल्कुल गोलाकार पिंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह गुथे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब होता है कोई मिठाई, जैसे खीर में तो दूध और चावल से बनती है, तो जो चावल है उसकी तुलना की उन्होंने इलेक्ट्रॉन से और जो दूध है उसकी तुलना की उन्होंने प्रोटॉन से, और कहा कि ये पूरा मॉडल उदासीन होता है, इसीलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, इस मॉडल में बहुत सारी कमियां थीं। वो कमियां क्या थी? एक कमी थी कि धनावेश और ऋणावेश दोनों इसमें बराबर होते हैं और ये मॉडल क्या होता है? उदासीन होता है, यानी कि परमाणु उदासीन होता है। इस चीज़ की व्याख्या ये नहीं कर पाए थे। आगे जाके जो बोर हैं वो इसकी व्याख्या करेंगे कि परमाणु किस तरह से उदासीन होता है। आप इतना तो जानते हो कि यदि किसी परमाणु में जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे तो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। इस चीज़ को ये नहीं समझा पाए थे। ये तो पहला हो गया। दूसरा, ये मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा पाए थे। माने जो प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था अल्फा कणों वाला, वो प्रयोग पहले इन्होंने भी किया था और ये थॉमसन मॉडल इसको नहीं समझा पाए, तो ये एक दोष हो गया। और आगे जाके पढ़ेंगे एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको भी इन्होंने समझाया, लेकिन ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाए थे। आगे जाके बोर ने समझाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। मैं तुम्हें आगे जाके उसको समझाऊंगा जब बोर का मॉडल अपन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये कोई खास मॉडल नहीं था, ठीक है। अब आता है, ये थोड़ा सा सक्सेस था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो इसको अपन पढ़ते हैं, इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली थी और ये काफ़ी हद तक सही था। देखो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कैसा होता है। देखो, एक उन्होंने धातु की कोई गोलाकार पन्नी ली और उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक धनावेशित पिंड होता है, तो इस पर बहुत सारे अल्फा कण भेजे थे। कुछ अल्फा कण तो अपने सीधे मार्ग में चले गए, कुछ अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग से विक्षेपित हो गए और बहुत कम अल्फा कण गोलाकार पिंड से टकरा के वापस आ गए। देखो ये अल्फा कण, अल्फा कण, ये भी अल्फा कण, ये सारे अल्फा कण हैं। अल्फा कण, तो देखो तुम्हें दिख भी रहा होगा कि बहुत सारे अल्फा कण, तो ये विक्षेपित अल्फा कण है, विक्षेपित अल्फा कण, ये भी विक्षेपित अल्फा कण है। तो रदरफोर्ड ने एक धातु की पन्नी ली, उस पन्नी पर बहुत सारे हीलियम परमाणु भेजे, इन्हीं को हम अल्फा कण कहते हैं। तो उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने परिणाम लिया इसका कि बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग से विक्षेपित हो गए, कुछ और बहुत ही कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग पर वापस लौट आए। ये 3 परिणाम उन्होंने प्राप्त किए जब प्रयोग किया तब। देखो पढ़ो थे, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से सीधी रेखा में निकल जाते हैं। बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने पूर्व मार्ग पर वापस लौट आते हैं। यानी कि
बहुत कम अल्फा कण, जैसे कि एक अल्फा कण लगभग मैंने लिया है और ये गया और जैसे ही इस नाभिक से टकराया, नाभिक कैसा होता है, धनावेशित। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बताएंगे भी वो। और जैसे ही इससे टकराया तो टकराने के बाद अपने पूर्व मार्ग पर वापस लौट आए। और तीसरा था कि कुछ अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग से विक्षेपित हो गए, यानी जैसे मार्ग इसका ये चल रहा था और यहाँ से कैसे हो गए, विक्षेपित। इन 3 परिणामों से उन्होंने 3 ही निष्कर्ष निकाले। कैसे? पहला निष्कर्ष क्या निकाला, इससे क्या निकाला उन्होंने, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से सीधी रेखा में निकल जाते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ज़्यादातर अल्फा कण यदि किसी चीज़ से बाहर निकल जाएं तो आप क्या समझोगे कि उसका अधिकांश भाग कैसा होगा, खोखला होगा। तो पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये समझ में आया? कैसे निष्कर्ष निकाल दिया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से सीधे निकल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकांश भाग उसका क्या होता है, खोखला होता है, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तभी तो वो आर पार निकल गए। यदि कुछ भरा होता तो अल्फा कण आर पार नहीं निकलते, और ज़्यादातर अल्फा कण बाहर निकले थे, तो इसीलिए उन्होंने समझ लिया कि अधिकांश भाग इसका खोखला होता है। पहला निष्कर्ष समझ में आया। परिणाम से निष्कर्ष निकलते हैं। दूसरा निष्कर्ष, बहुत कम अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद पूर्व मार्ग से वापस लौट आते हैं। बहुत कम, माने 20,000 में से एक अल्फा कण यदि पूर्व मार्ग से वापस लौट आया, इसका मतलब अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित। और ये गया होगा उस धन आवेशित पिंड के सामने। जैसे ही इसके सामने गया तो अब इसको भेद के तो निकल नहीं पाएगा, ये भी धन, दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। न ये लौट पाया, इधर उधर हुआ, उसके जस्ट सामने आया तो उसकी प्रतिकर्षण की वजह से वापस लौट गया। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर एक बहुत ही छोटा सा धन आवेशित कण होता है, बहुत ही छोटा भाग एक धन आवेशित कण पाया जाता है। ये निष्कर्ष निकाला कि बहुत ही छोटा भाग रहता है जो परमाणु के अंदर है और उसी की वजह से बहुत कम अल्फा कण वापस लौट के आते हैं। इससे देखो क्या निष्कर्ष निकला, कुछ अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकला जैसे ही अल्फा कण आया, जैसे इसके नज़दीक पहुंचा, नज़दीक पहुंचते ही उसने क्या कर दिया, उसको प्रतिकर्षित कर दिया, क्योंकि धन को क्या करता है, रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो वो तुरंत अपने पूर्व मार्ग से विक्षेपित हो गए। तो तीसरे से क्या निकला कि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है और ये कैसा होता है, धन आवेशित होता है। धन आवेश के कारण ही ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। समझ में आया? पहला क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा क्या था, परमाणु के केंद्र में धन आवेशित भाग होता है। परमाणु के केंद्र में धन आवेशित भाग होता है। परमाणु के केंद्र में कैसा भाग होता है, धन आवेशित। ये कैसे पता चलेगा कि ये धन आवेशित है? ये ऐसे पता चलेगा कि जैसे ही ये कण आए, धन आवेश होगा तभी तो ये प्रतिकर्षित हुए, अदरवाइज ये कैसे प्रतिकर्षित हो जाएंगे? यदि ऋणावेशित होते तो चिपक जाते। धनावेशित है तो परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है। ये हमें इससे पता चला कि कुछ अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कण तभी विक्षेपित होते हैं जब इसके अंदर क्या हो, धन आवेशित कण पाया जाता हो। ठीक है। और तीसरा हो गया, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, इसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक कैसा होता है, धनावेश होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु के आकार की तुलना में, तीसरा हो गया, परमाणु के आकार की तुलना में
परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये किस पॉइंट से आया? तीसरा वाला दूसरे से आया। देखो, बहुत कम अल्पाकण पूर्वार्ध से वापस लौटे, इसका मतलब छोटा होगा तभी तो कम। यदि ये मान लो बड़ा होता तो बहुत सारे अल्पाकण वापस लौटते, लेकिन बहुत छोटा है इसीलिए केवल 20,000 में से एक अल्पाकण ही वापस लौट रहे थे। बोलो, इतना समझ में आया?